हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रांशु अग्रवाल। और आज जैसे कि हमने अपना क्लास 9th का साइंस का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और हमने साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 के मैं 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ कंटिन्यूसली। 2 लेक्चर आपने अगर नहीं देखे तो आप पहले उन 2 लेक्चर्स को देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आज हमारा लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम लेक्चर 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। पीछे मैं काफ़ी चीज़ें आपको कवर अप करा चुका हूँ, तो पीछे के लेक्चर्स देखने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वहाँ जा कर के पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आगे का सिलेबस कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमें दे रखा है कल जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, तो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने में हमें जो रिक्वायरमेंट हुई वो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई। हमें जानना पड़ा कि डेंसिटी क्या होती है, हमें जानना पड़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो मैंने आपसे कल के लेक्चर में बोला था कि डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो वहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते थे क्योंकि ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस हमने डिस्कस नहीं किया वहाँ। हमें अब आगे आज डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये होता क्या है, अब देखो। यानी कि डेंसिटी एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी वॉल्यूम में कितना मास आपका फिल किया गया है। मास मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अभी आप 9th क्लास में हो सकता है मास को आप ना जानते हो मे बी, तो आप मास को अभी एज अ वेट कंसीडर कर लीजिए कि वेट क्या होता है, ठीक है। बाकी आगे की चीज़ें हम आगे फिजिक्स में डिस्कस करेंगे कि मास क्या होता है एक्चुअल में। ये फिजिक्स की टर्म है मास, ठीक है। तो मास क्या होता है? एक तरीके का वेट होता है। तो डेंसिटी क्या बताती है हमें कि किसी भी वॉल्यूम में कितना मास हमारा फिल हुआ है, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, जो आपका पेंसिल वाला बॉक्स है, आप जिसमें पेन पेंसिल रखते हो, अभी आप उसको बिल्कुल एम्प्टी कर दो, सभी पेन उसमें से निकाल दो, ठीक है। पेन को निकाल दिया, अब आप उसको बॉक्स का कवर बंद कर दीजिए, यानी कि अपने ज्योमेट्री बॉक्स को बंद कर दीजिए। अब आप उसको उठा करके देखिए तो आपको लगेगा कि वो हल्का है, वो लाइट है, उसका वेट कम है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करो, अब आप उसको दोबारा से खोलो और उसको पेन पेंसिल उसमें सब कुछ आप रख दीजिए। जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेन पेंसिल आप रख सकते हो तो उसमें रख दीजिए। अब उसको बंद करो, अब उठाओ तो आपको लगेगा कि वो बॉक्स थोड़ा सा हैवी हो गया है, थोड़ा सा भारी हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है उसका मास आपने बढ़ा दिया है, उसके अंदर जो क्वांटिटी थी वो आपने बढ़ा दी। लेकिन एक चीज़ पर आप यहाँ गौर करोगे, आपने पहले बॉक्स को खाली रखा तो भी वॉल्यूम उतना ही था, आपने बॉक्स को फिल कर दिया तब भी बॉक्स का वॉल्यूम उतना ही है। बॉक्स एक क्यूबॉइडल शेप में होता है, आपका क्यूबॉइडल शेप में होता है, और क्यूबॉइडल शेप का जो आपका वॉल्यूम है वो होता है LBH। तो आपके बॉक्स की ना तो लेंथ चेंज हुई है, ना ही ब्रेथ चेंज हुई है, ना ही हाइट चेंज हुई है, तो आपके बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि वही हमने जो पहले बॉक्स में मास रखा था या बाद में मास रखा था, मास तो चेंज हुआ था लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ था। तो अब आप देखो कि जो आपका फिल हुआ, जो खाली वाला एम्प्टी वाला जो बॉक्स था, वो आपका मास उसका कम था लेकिन वॉल्यूम बराबर था। मास कम होने की वजह से आपके बॉक्स की क्या हो गई? डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। अच्छा, जब आपने उसके अंदर पेन पेंसिल को फिल कर दिया तो उसका मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मास इंक्रीज होने की वजह से आपके बॉक्स की डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये समझो, जितने छोटे वॉल्यूम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मास रख सकते हो, उसी सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिस सब्सटेंस में छोटे से छोटे वॉल्यूम में ज़्यादा मास आ सकता है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। उस सब्सटेंस की डेंसिटी हाई होती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। अब आपसे एक जो चाहे जोक में एक क्वेश्चन पूछा गया हो कभी कदार कि 1 किलो रुई है भारी होती है कि 1 किलो लोहा। जनरली जोकिंग में ऐसा कुछ पूछा जाता है, बाद में लोग कहते हैं आई एम जोकिंग। तो उसमें क्या क्वेश्चन, क्या लॉजिक था?
तो बच्चा कहता था कि मतलब भाई 1 kg है तो दोनों इक्वल ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 kg दोनों इक्वल हैं, चाहे आप 1 kg कॉटन दे दो चाहे आप 1 kg आयरन दे दो, है तो 1 kg। तो फिर वो उधर से मजाक में कहा जाता था जोकिंग में कि भाई अगर दोनों इक्वल हैं तो एक काम करो, मैं आपको 1 kg कॉटन फेंक के मारता हूँ, आप मुझे मैं आपको 1 kg आयरन फेंक के मारता हूँ, आप मुझे 1 kg कॉटन फेंक के मारो, देखो किसके चोट ज़्यादा लगेगी। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि भाई आपके आयरन से ज़्यादा चोट लगेगी। अगर आप 1 kg आयरन किसी को फेंक के मारोगे तो आयरन ज़्यादा चोट लगेगी आयरन की वजह से, लेकिन अगर आप किसी के 1 kg कॉटन फेंक के मारोगे तो उसकी चोट नहीं लगेगी। क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, ऐसा क्या बताया गया है, तो भाई देख लेते हैं। तो आयरन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, आयरन जो है, आयरन का छोटा सा वॉल्यूम भी, मतलब अगर इसकी बात करें, इसका भी बहुत ज़्यादा मास होगा, इसका मास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, मास बहुत हाई होगा इसका, छोटे से वॉल्यूम का भी मास ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन के बहुत बड़े वॉल्यूम का मास बहुत कम होता है, वॉल्यूम का मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो आयरन की डेंसिटी है ना, जो आयरन की डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू कॉटन, ठीक है, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू कॉटन, जिसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से आयरन आपको ज़्यादा चोट पहुंचाता है इन कंपेयर टू कॉटन। तो आई थिंक कि आपको चीज़ समझ आई होगी क्या मैंने बोला है, ठीक है। डेंसिटी तो आप समझ गए होंगे, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वो टर्म है जिसमें कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मास को एंटर करवा पा रहे हो, यानी कि जितना कम वॉल्यूम जितना ज़्यादा मास उतना ही आपकी डेंसिटी हाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हम फिज़िक्स में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसको डिटेल्ड में, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं केमिस्ट्री की फॉर्म में एक जनरल सी आपको टर्म बता रहा हूँ। अब हम सॉलिड लिक्विड गैस पर मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, बहुत पास पास। जब बहुत पास पास रहेंगे, ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर रहते हैं, और गैस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, सॉलिड के छोटे से उसमें, छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, यानी कि वॉल्यूम कम है लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। भाई नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा है, इसका मतलब उनका मास भी ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी सी दूर दूर रहते हैं, यानी कि उनके बीच में अगर हम उनमें कहें कि एक वॉल्यूम में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में थोड़े से कम नंबर ऑफ़ एटम्स आते हैं, किसी वॉल्यूम में लिक्विड के पार्टिकल्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे, आपकी क्लास की एग्जांपल ले लें, अगर आपसे कहा जाए कि आप सभी लोग बिल्कुल एक से एक चिपट के बैठो, मतलब बिल्कुल भर दिया जाए रूम, आपका क्लास रूम, तो आप कहोगे कि उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई थोड़ा सा ना गैप रखना है आपको अपने बीच में, तो उसी क्लासरूम में थोड़े से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको गैप रखना है। यही सेम केस होता है सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल टच, तो उसी वजह से उसके पार्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। ज़्यादा आने की वजह से उनका मास ज़्यादा हो जाता है, और मास ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जो किसी वॉल्यूम के अंदर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो गैस के बहुत दो पार्टिकल्स होते हैं, तो उनमें पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाते हैं, और जैसे ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होते हैं तो उनका मास भी कम हो जाता है, और मास कम होने की वजह से लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। देख रहे हो यहाँ खाली देखो, तीनों के वॉल्यूम सेम है, यहाँ खाली 3 पार्टिकल्स हैं, यहाँ 4 पार्टिकल्स हैं, और यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे मास जनरली उसका हाई होगा, और जिसका मास हाई होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। लिक्विड की उससे कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स सॉलिड से थोड़े से कम होते हैं। और गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी आपको समझ आई होगी किस तरीके से सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी कम और ज़्यादा थी, ठीक है।
और मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हमने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि अभी आप फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे ही फिजिक्स में डेंसिटी का टर्म आएगा आपको डेंसिटी का बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बस केमिस्ट्री के हिसाब से मैंने डेंसिटी को आपको बता दिया है। दोनों ही टर्म्स जो हैं फिजिक्स की टर्म्स हैं, डेंसिटी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो दोनों ही चीज़ें तभी क्लियर होंगी बहुत अच्छे से तो जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको सिंपली एक सिंपल वे में बता दिया है कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे है हमारा काइनेटिक एनर्जी। आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजिटिव बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ हो? जब कोई भी दो तरीके की एनर्जी अभी तक आपने पढ़ी होंगी अर्थ क्लास में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, वही हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, तो वो जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, ठीक है। और जो पोजीशन की वजह से, यानी कि खाली रखी हुई रेस्ट पर जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें अभी यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो नाम बता दिया सिंपल। हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। द एनर्जी पॉजिटिव बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, ये याद रखो। जब भी मोशन होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी होगी, ठीक है। बाकी जो डिटेल्ड है वो हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हाफ 1/2 तो है ही है, ठीक है, 1/2 फॉर्मूला में है। एम क्या है? एम इज मास, एम इज मास। मास को मैंने बता दिया, जनरली आप वेट मान सकते हो अभी जब तक फिजिक्स में डिस्कस नहीं हो रहा है। और वी क्या है? वी इज वेलोसिटी, वी इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि वेलोसिटी को आप क्या मानोगे? एक तरीके से स्पीड कंसीडर कर लेना, जब तक मैं फिजिक्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। जैसे ही हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, मास, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप वेलोसिटी को जनरली स्पीड की टर्म में मेजर कर दीजिए, ठीक है, स्पीड मान लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू एम इंटू वी। एम क्या है? मास है, और वी क्या है? वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड है। एम किसका मास है? जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसका मास है, ठीक है। जैसे अभी गैसेज के पार्टिकल मूव करेंगे तो गैसेज का मास होना चाहिए यहाँ पर। वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या है? किस स्पीड के साथ हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम आगे और चलते हैं थोड़ा सा। यस, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखो ये कि भाई वेयर एम इज मास एंड वी इज वॉल्यूम। सॉरी, ये गलत है, इसको करेक्ट कर देना। वी इज नॉट वॉल्यूम, वी इज वेलोसिटी, ठीक है। यस, जब भी नोट्स आप मुझे अपने पास नोट करो तो इसको वी की जगह वेलोसिटी कर देना, वॉल्यूम नहीं है ये, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। सो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके आगे अगर हम बात करें तो हाँ, अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में डेंसिटी देखें, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो देखो मैंने आपकी सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, उसमें एक बात आई थी कि दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स हैव हाई लोएस्ट यानी कि नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते हैं, वो खाली सिंपली क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, बस इतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। और जहाँ मोशन नहीं वहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड है ना हमारा, जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मोशन ही नहीं होता है। अब अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा मोशन कर सकते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है, उनके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है वो गैस के पार्टिकल्स से कम होती है,
ठीक है, यानी कि वेलोसिटी की बात करूँ तो, मैं वेलोसिटी कहूँ तो समझ लेना स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी। हाँ, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स से कम होती है। क्यों होती है वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट। यस, क्यों होता है ऐसा? 1 मिनट। यस, ऐसा इसलिए होता है कि भाई ये आपके पार्टिकल्स हैं, ये आप 1 मिनट, ये आपका लिक्विड है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से पास पास होते हैं, मतलब गैस के कंपेयर में पास पास होते हैं, ठीक है। ये आपका गैस है। तो देखो जब ये मूव करते हैं ना तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, जो मतलब कोलिजन होता है इनमें लिक्विड के पार्टिकल्स में। जब ये टकराते हैं एक दूसरे से तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है टकराने की वजह से, है ना। भाई कोलिजन होगा तो वेलोसिटी कम होगी, बार बार टक्कर लगेगी मॉलिक्यूल को, एटम को, तो वो थोड़ा सा धीमे मूव करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आप ही मान लो आप बाइक से जाते हो, जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर आता है आप अपनी स्पीड कम करते हो कि नहीं करते हो। तो वैसे ही हमारे गैस लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ होता है, जहाँ कोलिजन होगी, जहाँ टक्कर लगेगी, वहाँ उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है लिक्विड के केस में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो मूव ही नहीं कर पाते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं विद स्लो वेलोसिटी, थोड़ी सी वेलोसिटी कम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, थोड़ी सी कम वेलोसिटी के साथ वो मूव कर पाते हैं। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स हैं, आप देखो इतना बड़ा वॉल्यूम है और इतने बड़े वॉल्यूम में 3 ही पार्टिकल्स हैं, तो ये बहुत आराम से मूव करते रहते हैं कहीं भी, और बहुत वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी के साथ ये मूव करते हैं। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ये याद रखना। जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, उतनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड की होती है, और सबसे ज़्यादा गैस की होती है। फिर समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी समझ आ गया क्या होता है। आई थिंक कि आपको दोनों टर्म्स क्लियर हुई होंगी, डेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मैंने अभी बेसिकली आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही समझाया है। अभी जब हम ये दोनों चीज़ें हम फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स के जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी, वहाँ हम डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।